गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बदहाली के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। ब्लूमबर्ग और दीगर इदारे बार बार पाकिस्तान को दरपेश डिफॉल्ट के खदशात के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आज मुल्क को कौम के लिए ये मस्बत खबर सामने आई कि मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। आज सिविल और अस्करी क़यादत ने मिलकर मुआशी मामलात की राह में हायल रुकावटों को दूर करने का ऐलान किया है। ये ऐलान मिसाके मईशत की जानिब पहला कदम करार दिया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि मुआशी बहाली के मंसूबे के तहत ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात और कई शोबों में मुल्की सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल किया जाएगा। सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तस्वुर को फरोग दिया जाएगा। तवील और दिक्कत का सबब बनने वाले दफ्तरी तरीक़ेकार और ज़ाब्तों में कमी लाई जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मुआशी बहाली के तमाम मंसूबों की हिमायत करती है। पाक फौज मुआशी बहाली के मंसूबे को अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम वापस हासिल करने की कोशिशों की बुनियाद समझती है। आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाक़यात पर सरबराह तहरीक इंसाफ समेत तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंटी गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वारंटी गिरफ्तारी जारी होने के बाद सरबराह तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का इम्कान मजीद बढ़ गया है। आज 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात के केस में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद हुई, जिसके बाद दोनों शख्सियात गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने एक इंटरव्यू में 9 मई के वाक़यात और हुकूमत से बातचीत की नाकामी का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की गलत फैसलों को करार दिया था। हम इस तरफ भी आते हैं, लेकिन लेट्स टेक अ लुक जो इकोनॉमिकली इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, वहां पर हम खड़े हुए कहाँ हैं। आज की जो डेवलपमेंट है, जैसा कि हमने कहा कि वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ एक कदम करार दिया जा सकता है, बट व्हाट नेक्स्ट। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आज जो प्लान तैयार किया गया, हमने देखा कि वहां पे एक बहुत बड़ी प्रेजेंस आर्मी चीफ की भी थी। हाउ डू यू लुक एट दिस डेवलपमेंट? शुक्रिया फरिया, ज़ाहिर है अहम डेवलपमेंट है मेरा ख्याल में, और ये खैर लॉन्ग ओवर ड्यू था। उसूली तौर पे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को या इकोनॉमिस्ट को, बेसिकली तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने की बात है। ये सालों पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बाद इशूज ऐसे होते हैं कि जिन पे आपकी कोई एक कौमी पॉलिसी होती है, इर्रिस्पेक्टिव के कौन सी गवर्नमेंट आए कौन सी जाए गवर्नमेंट। ये हमें ये तय कर लेना चाहिए कि कुछ इशूज ऐसे हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इकोनॉमिक इशूज हैं, इवन पॉलिटिकल इशूज भी कुछ ऐसे होते हैं। आप एक नेशनल पॉलिसी बनाएं, उसमें सबका इनपुट लें, इवन ऑपोजिशन का भी इनपुट लें, और उसके बाद वो कौमी पॉलिसी जो है वो चलती रहनी चाहिए। और उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, लेकिन उस चीज़ को अगर वो प्लान है, अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है और ऐसा कोई प्लान है कि जी इलेक्शन में कोई भी गवर्नमेंट आए नहीं आए, लेकिन ये एक बेसिक है और इसमें सारे इकोनॉमिस्ट, लीडिंग इकोनॉमिस्ट और सबका इनपुट शामिल होगा और शामिल रहेगा, और वो फिर एक कंटिन्यूटी रहे। तो अगर सिस्टम में कंटिन्यूटी रहे, इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमारी कंटिन्यूटी रहे, और अगर कहीं चेंजेस लानी हो तो सबके कंसेंसस के साथ लाएं, तो हम इशूज से निकल आएंगे। बहुत गंभीर सिचुएशन है, जिस तरह आपने खुद इंडिया किया, और चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। हमारा दुनिया से ट्रस्ट, दुनिया का पर से ट्रस्ट उठता जा रहा है। हमें एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखा जा रहा है कि जहां पता ही नहीं चलता कि कौन सी हुकूमत स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल हुकूमत है, जहां ये पता ही नहीं चलता कि किससे बात की जाए, किससे नहीं बात की जाए। तो वहां अगर एक चीज़, आज ये चीज़ तय कर ली गई है, और फॉर ऑल टाइम टू कम, एटलीस्ट हर 3-4 साल बाद, आप साल 2 साल बाद ही आप रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन ये तय कर लेना चाहिए कि ये पॉलिसी चलेगी, यही पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। इसमें जो चेंजेस अगर लानी है तो सब मिल के लाएंगे, तो शायद बेहतरी आ सके। अभी तो इट्स टू अर्ली कि हम इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट करें। रज़ा रुमी साहब, एक तरफ हमने देखा इसहाक डार ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर से IMF डील में मदद
کی ریکویسٹ کی. دوسری طرف وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی معاشی پلان ترتیب دیا گیا. ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے جو پرائم منسٹر تھے وہ بھی سپورٹ لیتے رہے ہیں ملٹری سے بھی, ملٹری کی لیڈرشپ ان کو فل سپورٹ دیتی رہی. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا, چاہے آپ کو بزنس مین سے بات کرنی ہو, چاہے آپ کو انٹرنیشنلی ٹرسٹ بلڈ کروانا ہو, تو ملٹری اس میں ایک اہم رول ادا کرتی رہی ہے. سو ابھی واٹس ڈفرنٹ ناؤ؟ جی شکریہ فریحہ, کافی عرصے کے بعد آپ کے شو پر موجود ہوں. دیکھیے, جو اس وقت حکومت ہے اور موجودہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ, وہ بالکل مل کر کام کر رہے ہیں. جہاں تک تو آئی ایم ایف کی ڈیل کا تعلق ہے, وہ تو پاکستان کی ایک اشد ضرورت ہے اور اس میں ملٹری کا رول اس لیے اہم ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پہلے دور میں جنرل باجوہ صاحب نے بھی کوشش کرتے رہے تھے اسی طرح کی ملتی جلتی. جو سابق آرمی چیف تھے وہ بیجنگ بھی جاتے رہے, وہ امریکہ سے بھی بات کرتے رہے, بلکہ مبینہ طور پہ انہوں نے آئی ایم ایف, وہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں بھی انہوں نے بات چیت کی اسی معاملے میں. اس کی وجہ یہ کہ ویسٹ کی جو روایتی اتحاد رہا ہے پاکستان میں, وہ پاکستان آرمی سے رہا ہے 1950 کی دہائی سے. اس لیے ان کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ سویلین گورنمنٹس اس کو یوز کرتی ہیں, اگرچہ کہ اس کے اوپر بہت تنقید بھی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے کہ وہ اس طرح کے جو معاشی فیصلے ہیں اس میں وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ اب ایک ضرورت اور ایک مجبوری بن چکی ہے اس وقت پاکستان کی, جو کچھ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. دیکھیں نا, ساری کی ساری شرائط پوری ہوئی ہیں پچھلے چند مہینوں میں. آپ دیکھ چکے ہیں ڈالر کی قیمت ہو آسمان سے باتیں کر رہی ہے, مہنگائی اس کے نتیجے میں جو ہوئی لوگ بھگت رہے ہیں, جو کچھ ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ارینجمنٹ ہو. لیکن وہاں پر جو مسئلہ ہے وہ امریکہ اور چین کی جو رائیولری ہے, جس کا اشارہ اسحاق ڈار صاحب بھی کرتے رہے ہیں, وہ کچھ اس سے بھی جڑا ہوا ہے. سارا وہ نہیں ہے, کچھ یہاں ہماری جو اپنی مس مینجمنٹ ہے اور مختلف اہداف نہیں پورے کر پا رہی ہے گورنمنٹ. ماضی میں جو تھا ٹیکس کی وصولیوں کے, بجٹ ڈیفیسٹ کے, وہ آڑے آتے رہے. تو اس وقت تو یہ بات ہے. رہی بات یہ معاشی پلان کی, تو یہ تو مجھے بہت ہی عجیب و غریب معاملہ لگا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں کہ سول ملٹری کس کا رول ہے. بھئی 1 مہینہ رہ گیا اس حکومت کی میعاد کو, 12 اگست کو یہ اسمبلی جو ہے یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں جانا, تو ابھی کیا 6 ہفتے کے لیے کون سا وہ معاشی پلان لا رہے ہیں. رضا رومی صاحب, آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ جو بلومبرگ کی رپورٹ آئی دوبارہ, اس سے پہلے بھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بغیر ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے. ڈو یو تھنک یہ ریزن بنا اس قدم کا؟ جی یقیناً یہ ایک ریزن بالکل ہے, کیونکہ اس وقت اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے, جس کے کہ بہت جو کہنا چاہیے اسٹرانگ امکانات ہیں, تو پھر یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس ملک کو درپیش ہو جائے گا. فائنینشیل کرائسس, جہاں پہ ہماری جو ادائیگیاں ہونی ہیں باہر کی دنیا کو, قرضے اور جو سود ان کے اوپر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو تخمینہ, ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ جو ہے وہ خرم حسین نے بھی چند دن پہلے ڈان اخبار میں کیا تھا, وہ تقریباً 13.7 ارب ڈالر ہے. یعنی کہ ہمیں 13.7 ارب ڈالر اگلے اس سال میں واپس کرنے ہیں دنیا کی مختلف اداروں کو اور ممالک کو. اس کو مہیا کرنا, اس کی ارینجمنٹ کرنا, وہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس میں آئی ایم ایف کی ڈیل لازمی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شاید یہ ایمرجنسی سچویشن ہو, پھر بھی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اب یہ معاملہ کیئر ٹیکرز پر چھوڑنا چاہیے. اور یہ اس حکومت کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ وہ جلدی سے الیکشن کی تاریخ کا طے کرے اور اسمبلیوں کو توڑے اور انتخابات کا اعلان کرے. پاکستان میں جو ہیجان برپا ہے, انسرٹنٹی ہے, یہی طریقہ ہے کہ ایک نئی فریش ایڈمنسٹریشن کو آنے دیجیے اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے اوپر چھوڑیں جو معاملہ آگے جانا ہے. جی اگر ہمارے ساتھ نصر اللہ ملک صاحب بھی موجود ہیں. تھینک یو ملک صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت کیوں یہ خوشائند سٹیپ ہے, بٹ وائی ناؤ ملک صاحب؟ اور خاص طور پہ اس میں 2 پوائنٹس ہیں. سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک حکومت اور اجتماعی حکومت کے تصور کو فروغ دیا جائے گا. اگین اس میں یہ بھی ایڈ کیا گیا, خاص طور پہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاک فوج معاشی بحالی کے تمام منصوبوں کی حمایت کرتی ہے. اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی کوششوں کی بنیاد سمجھتی ہے معاشی بحالی کی. سو
प्रायोरिटी में नंबर 1 आ गई माशी बहाली, लेकिन जो कंसिस्टेंसी ऑफ द गवर्नमेंट है वो कैसे होगी? जी मलिक साहब। शुक्रिया फरिया। देखें, बात लगती है कि इस वक्त 10 रोज बाकी हैं जबकि IMF प्रोग्राम खत्म होने में, और हुकूमत ने लगता ये है कि ये एक प्लान बी के ऊपर काम शुरू किया है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने 16 ममालिक के सफीरों से मुलाकातें भी की हैं और उसके बाद इस प्लान को जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है। अभी रूमी साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर डिफॉल्ट का बहुत खतरा है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। शुरू से हुकूमत ने इस बात का बंदोबस्त कर रखा है कि जो ख़ासतौर पे गैर मुल्की अदायगियाँ हैं उनके हवाले से अगर ये अदायगियाँ करनी पड़ती हैं तो हुकूमत जो है अल्टरनेट मैं कतई कलामी की माजरत, रूमी साहब जो थे वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बेस पे कह रहे थे, मैंने उनसे क्वेश्चन वो किया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से रूमी साहब बात कर रहे थे। देखें, चीन से आपका कमर्शियल $1 अरब का जो है वो कर्जा मिलना एक पेशरफ्त है, ये कमर्शियल लोन है। और दूसरा जो दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान की बातचीत हुई है, पाकिस्तान को वो सपोर्ट मिलने का इम्कान काफ़ी हद तक है। और अगर आप देखें कि जिस पाकिस्तान बॉन्ड जिसने मैच्योर होना है 2024 में, उसकी आज तक की जो अदायगी है उसका जो है डिविडेंड वो पे किया जा रहा है, और सालदार साहब इस बात का इजहार कर भी चुके हैं कि हम इन बॉन्ड्स का जो प्रॉफिट है वो मिलेगा लोगों को, और आज की तारीख तक लोगों को मिल चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा खतरा डिफॉल्ट का मौजूद है, लेकिन जो हुकूमत जिस मुआशी पॉलिसी पर काम करना चाह रही थी, मुआशी प्लान पर काम करना चाह रही थी, उसका बहरहाल आगाज किया गया है। ये एक हकीकत है, इसे हम तस्लीम करें ना करें। बाज़ ममालिक ऐसे हैं, ख़ासतौर पर खलीजी ममालिक हों, जो पाकिस्तानी जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ मामलात करते हुए ख़ासतौर पे मुआशी मामलात में जो है वो ये गारंटी ज़रूर मांगते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत को फौज की सपोर्ट हासिल होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगले कुछ दिनों में बेहतरी की सूरत पैदा हो सकती है और ये मुआशी प्लान भी सपोर्टिव हो सकता है। इलेक्शन फौरी तौर पे मुझे लगता है इसलिए नहीं होते दिखाई देते कि इलेक्शन मार्च तक जा सकते हैं और हुकूमत के पास ये काफी माह बच जाते हैं। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है, ये बड़ी अहम बात है जो आपने कहा कि मार्च तक अगर इलेक्शन जाए, इससे आगे भी जा सकते हैं मलिक साहब कि मार्च तक आपको लगे? जी, मुझे लगता ये है कि इलेक्शन जो है वो मार्च तक जा सकते हैं और हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है। राइट। सो माज़र साहब, इसी पे फिर मैं कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन है कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो फिर सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों की राह में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत, ये कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट होगा? नहीं हो पाएगा। देखिए, ये अगर ये सोच कहीं परवान चढ़ रही है तो ये बहुत ख़तरनाक सोच है, इसलिए कि आप अगर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे तो आप एक और ज़रा कोई और बड़ा कमीशन बना लें, कोई और बड़ी फाइनेंस कमेटी बना लें, इन्वेस्टमेंट बना लें, ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आए। ये अगर कहीं सोच है तो ये बहुत ही नेगेटिव सोच है। अगर ये सोच है तो इस सोच से आप पाकिस्तान का माशी मसला हल नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि और गंभीर करने जा रहे हैं। दुनिया आपसे जितना भी आप आर्मी से वो फील करें, लेकिन ये हो नहीं सकता कि वो ये चीज़ फील करें, ये चीज़ हो कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे, पाकिस्तान में एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आई और उसके बाद उसका साल भर है, लेकिन अब वो अपना टेन्योर वो कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, और जिसकी वजह से आपकी कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। जब तक सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में जो स्टेबल गवर्नमेंट आए उसके साथ बैठे, उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, इकोनॉमी भी बैठे, और फिर आप 5 साल के लिए आप एक प्लान बनाएं, क्योंकि वो 5 साल की गवर्नमेंट होगी। ये तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना हुआ। लेकिन ये कि अगर आप 3 महीने इलेक्शन डिले कर दें, 6 महीने इलेक्शन डिले कर दें, तो फिर किस चीज़ की स्टेबिलिटी होगी भाई? राइट। अगर इस्तेकाम ही नहीं होगा तो आप कैसे माशी इस्तेकाम लेकर आएंगे? राइट। दूसरी तरफ जो अहम डेवलपमेंट हुई, बड़े दिनों से हम देखे थे कि कोई भी PTI से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत
नजर नहीं आई थी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बट देन कल एक अहम शख्सियत असद उमर साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दी, जरा देखिए। सो जो गलतियां हुई उनका जिक्र किया असद उमर साहब ने, और ये भी कहा कि -1 होगा तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो हेड हैं उन्हीं के कहने पे हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। और भी काफी सारी बातें की, लेकिन पीटीआई की तरफ से शदीद रद्द अमल आया। उन्होंने ये कहा कि असद उमर के इंटरव्यू के बाद लगता यह है कि उनके ख्यालात में इबहाम है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौका दिए जाने पर डील को हतमी शक्ल देने के हवाले से भी उनके ख्यालात में कंफ्यूजन है। तर्जुमान का कहना था कि असद उमर को चेयरमैन या पार्टी फैसलों से इख्तलाफ था तो वो पहले ही मनसब से अलग हो जाते। अपने इख्तलाफ के बारे में हमारे प्रोग्राम्स में क्या कहते रहे असद साहब, लेट्स वॉच दैट। पार्लियामान में अगर आप लोग रहते ही तो बेहतर नहीं था नेशनल असेंबली में, आपकी क्या राय है? मेरी राय जो है वो मैं पार्टी के अंदर जब फैसले होता हूं तो वहां पे खुल के देता हूं, और उसके बाद जब फैसला हो जाता है तो आप समझे वो मेरा ही फैसला होता है। तो मैं जो भी पार्टी का फैसला है वही मेरी राय है। बहुत सारी जगहों पे खबरें आ रही हैं कि ये शुरू हो चुके हैं मुज़ाकरात। नहीं जी, अभी तक तो कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, और ये तो मुसल्लमा असूल है सियासत का कि जब भी डायलॉग करना होता है तो इनिशिएटिव जो है हुकूमत लेती है। रज़ा रूमी साहब, अगर आपने देखा हो जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, आपके ख्याल से एक वे फॉरवर्ड बताया था पीटीआई को असद उमर साहब ने, और पीटीआई की तरफ से उसके ऊपर कोई खास पजीराई नहीं हुई। व्हाट डू यू थिंक? जी फरीगा, देखिए आपने बिल्कुल सही, मैंने आपकी ट्वीट भी देखी थी, आपने उनकी गुफ्तगू का खुलासा किया हुआ था पॉइंट्स में, और वो सारा पढ़ के आपको यही लगता है कि वो रीजनेबल बात कर रहे थे असद उमर साहब। जो भी वो एडवाइस करे थे आपको, वो एक प्रैग्मेटिक हिकमत अमली थी, क्योंकि वही तरीका होता है गुफ्तो शुनीद डायलॉग, ये जमहूरियत के लिए ज़रूरी होता है। खान साहब ने एक एडवेंचरिज्म जो है वो एक साल से शुरू कर रखा था, कि जहाँ पे उन्होंने यही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, माई वे और द हाई वे, यानी कि इलेक्शंस भी उनकी मर्जी के होंगे, वो असेंबलियां जब मर्जी तोड़ें, चाहे उनको इख्तियार है कि नहीं है, और वो फिर असेंबलियां तोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक डेट लेकर और उसके ऊपर क्राइसिस क्रिएट करें। फिर उसके बाद जो आपने देखा कि उनको जब 1-2 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया, तो जो उनकी पार्टी के वर्कर्स ने आर्मी के ऊपर अटैक्स किए, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के वर्कर्स ने और उनके जत्थों ने जाके मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, ये कहाँ की दानिशमंदी थी। 11 मई को फातेह दिखाई दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट उनके पीछे थी, या कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जजों की अच्छी खासी तादाद, अवाम उनके साथ थी, मीडिया की अच्छी खासी हलकों में उनकी पजीराई रही है और उस वक्त तो उरूज पर थी। और उसके साथ ये भी सुनने में आया था कि रैंक एंड फाइल में भी उनकी बड़ी सपोर्ट है। तो अगर उस वक्त वो इंतखाबात की तारीख का तयन लेकर आगे पीछे कर लेते उस वक्त, जी अक्टूबर में हो जाते इंतखाबात, तो वो ये हाल ना होता उनका जो इस वक्त हाल था। लेकिन नहीं, उन्होंने उसके ऊपर गौर किया। उन्होंने अपने नासमझ नादान दोस्त और मुशीर जो उनको ये बता रहे थे कि मिस्टेक हमने बार बार होते देखी है पाकिस्तान में, और दोबारा वही गलती दोहराने की कोशिश की गई। अगर मुझे इजाजत दें नसरुल्लाह मलिक साहब, जो असद उमर साहब ने कहा वो एक फ्रीडम ऑफ थॉट कह लें कि उन्होंने कोशिश की कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। दूसरी तरफ हम पीएमएलएन में देख रहे हैं, वहां जिसने ये फ्रीडम ऑफ थॉट देने की कोशिश की, उधर भी पीएमएलएन में मिफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ रिएक्शन आ गया। शायख खाकान अब्बासी साहब की भी मुलाकात होनी है नवाज शरीफ साहब से। सो ये इख्तलाफ राय नहीं रख सकता कोई जमातों में, इधर असद उमर साहब से नाराजगी, उधर उनसे नाराजगी। मेरे बड़े दो सीनियर जो है वो जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मजहर अब्बास साहब, रजा रूमी साहब। मेरे ख्याल में अगर हम बयानदाराना जायजा लें इस मुल्क की सियासत का, तो आपको जितने ये इख्तलाफात करने वाले लोग नजर आते हैं, कमो बेश मोर देन 90% से शायद जायद ये अपने अपने मफादात की खातिर इख्तलाफात करते हैं। मैंने शायद ही किसी शख्स को देखा हो कि जिसने अवामी मफाद के लिए पार्टी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करने के लिए राहें जुदा की हों या इख्तलाफ किया हो। मदर साहब इस बात के गवाह होंगे। हमारे यहाँ इतनी लेट्स से ये बात ठीक है, लेकिन हम इख्तलाफ करने का हक तो फिर भी देंगे, जो भी उनकी दिल में ख्वाहिश हो वो उनके दिल का मामला है। मैं समझता हूँ पार्टियों के अंदर अगर इख्तलाफ नहीं होगा तो पार्टियां मजबूत नहीं हो सकती,
और इसलिए पार्टियां मजबूत नहीं हुई कि पार्टियों के अंदर कोई इख्तिलाफ सुनने की किसी को जो है वो ये माहौल ही नहीं है। ये जितने भी हमें बाज हमारे बड़े टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए लोग नजर आते हैं, कहीं ना कहीं जाके उनके अपने जाती मुफादात आड़े आ रहे होते हैं, और जब उनके वो मुफादात सेटल हो जाते हैं तो आपको वही मामला दुरुस्त होते हुए दिखाई देते हैं। असद उमर साहब जब खिलाफ बोलना शुरू हुए तब उनको भी उस पहले भी अपनी वजारत खजाना जाने का अफसोस था और गुस्सा था। फिर उसके बाद भी जो पार्टी के अंदर धड़ेबंदी बन रही थी उसकी बुनियाद पर इख्तिलाफ किया जाता था, वरना वहाँ इख्तिलाफात करने की किसी को इजाजत नहीं थी। यही हाल PMLN के है, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाल है कि सियासी जमातें इसलिए ताकतवर मजबूत नहीं हो सकी कि ये सारे सियासतदान जो बाहर निकल के टेलीविजन चैनल्स पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या मुख्तलिफ सेमिनार से खिताब करते हुए जिस बात का इजहार करते हैं, ये पार्टी के अपने फोरम पे नहीं कर सकते। राइट। सो अगर इजाजत मजहर अब्बास साहब, योर टेक ऑन दैट, एंड लेट्स से कि जो भी रिएक्शन आया PTI की तरफ से, शदीद रिएक्शन आया, लेकिन आपको कैसी राय लगी थी असद उमर साहब की? पर ये हमारी जो पॉलिटिक्स है ना वो CSS की तरह है, और जो CSP ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरह है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ग्रेड, किसी को ग्रेड 21 मिल गया, किसी को ग्रेड 22 मिल गया, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ग्रेड 22 मिल गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, गवर्नर बन गया तो ग्रेड 21 मिल गया, ग्रेड 20 मिल गया। कभी आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, कभी पोस्टिंग हो जाती है, कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में भेज दिया जाता है, नए वो बना दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिक्स है। जो असद उमर साहब बात कर रहे हैं वो उनका बड़ा अच्छा व्यू हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ कि पार्टी के इख्तिलाफात पार्टी के अंदर रहते हैं। अब वो अगर कल आपके इंटरव्यू में ये बात करते हैं कि जी मैंने जो अपनी राय देनी थी वो दे दी, अब जो पार्टी ने फैसला किया वही मेरा फैसला है, तो वो आज क्यों कह रहे हैं ये बात? आज वो ये बात बरमला क्यों कर रहे हैं? आज वो ये बात जो है वो ये क्यों नहीं कह रहे कि जी पार्टी ने ये फैसला किया? फिर पार्टी का तर्जुमान इस वक्त कौन है? किसने ये बयान जारी किया है? शबली फराज साहब ने जारी किया है, अहमद अजहर ने जारी किया है। देखिए PTI के अंदर दो इस वक्त वो चल रहे हैं जो इस वक्त PTI के अंदर हैं, उनकी बात क्या हो। एक वो हैं जो हॉकिश हैं, एक वो हैं जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और इस वक्त भी वो उन्होंने शायद 9 मई के वाक़यात से कोई बहुत ज़्यादा सबक नहीं सीखा। और एक वो हैं जो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन इतनी ख़राब है कि हमें इसे PTI से निकाल के PTI को सिचुएशन से निकाल के ले जाना चाहिए, और उसमें बहुत सी चीज़ें हमें गिव एंड टेक करना चाहिए। तो एक इंटरनल टसल चल रही है PTI के अंदर। जो है वो आसान नहीं होगा PTI के लिए इलेक्शन लड़ना, अगर जो है PTI के चेयरमैन ने या PTI ने कोई अपनी पोजीशन अपनी नहीं वो की। आपने जो तमाम एहतजाज करके देख लिया, आपने एहतजाज के तमाम हरबे इख्तियार करके देख लिए, आपने गिरफ्तारियाँ करके भी देख ली कि गिरफ्तारियाँ देकर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। इतनी पुअर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मैंने किसी सियासी जमात की नहीं देखी जो पिछले 1 साल में मुझे नजर आई। और लेकिन उसके बावजूद मजहर साहब तमाम के तमाम लोग यूनाइटेड रहे इस पुअर स्ट्रैटेजी के साथ, जिसमें आप बोल रहे थे और लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि गलत तरीक़ाकार है, असेंबलीज में रहें, असेंबलीज ना तोड़ें, लेकिन ये जमात तो बैक कर रही थी हर चीज को। अब जब मुश्किल है तो सब दूसरी तरफ खड़े हो गए। क्या ये इससे बड़ा ब्लंडर और क्या हो सकता है कि आपकी स्ट्रगल के नतीजे में गवर्नमेंट ने आपके साथ मुज़ाकरात किए, एक तारीख पर इत्तेफाक हो गया, उस इत्तेफाक के राय को जो है PTI के चेयरमैन ने नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों? वो कह रहे हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं कि इत्तेफाक हो गया, इवन तो टेलीविजन पे कहा जा रहा था। अब इसका फैसला कौन करेगा? इसके शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें कॉल की, और कॉल कर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात की। मुझे जो है जो मुज़ाकरात में थे उन्होंने खुद बताया। राइट। सो मेरे पास 2 मिनट्स रह गए, 1 word each टू रज़ा रूमी एंड मलिक साहब। रज़ा साहब, आप बड़े इंटरेस्टिंग फेस बना रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग? नहीं, मैं वो कहते ब्लंडर, आप उनकी बात कही थी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं मजहर साहब से कि इतने फाश गलतियां मैंने कम ही देखी हैं सियासी
रहनुमाओं की तरफ से। मगर देखिए, आप ये जो जिन पार्टी लोग के रहनुमाओं का जिक्र करें, देखिए असद उमर तो शुरू से आते हैं शीरी मजारी की तरह। इस तरह का एक जो हल्का है, उनका तो बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने खान साहब को मुश्किल वक्त में छोड़ा है। लेकिन बाकी बहुत सारे लोग जो हैं, जो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, माफीनामे जमा करवा रहे हैं, वो तो फरीगा वो तो यहाँ इलेक्टेबल्स हैं या अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिनको कि लाया गया था 2017, 18, 2016 में, बल्कि 2011 के जलसे के बाद एक एक करके उनको लाया गया था और पार्टी बनाई गई थी। जिन्होंने वो बनाई, जो लाए थे, जिन्होंने बनाई थी, उन्होंने ही उनको वो तो मरियम नवाज कह रही है ना, जिस जहाज में आए थे उस जहाज में चले गए। मलिक साहब, ये जरा बताएं कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात क्यों नहीं हुई नवाज शरीफ साहब से? मेरे ख्याल में वो मुलाकात इस हवाले से भी तय ही नहीं थी कि वो मुलाकात की जाती, क्योंकि जो उनके साथ राब्ते हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, और ये अमूमी तासर मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ भी नहीं चाहते कि ये जाए फौरी तौर पे कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो ऑन बोर्ड है PMLN के साथ, या PMLN उनको एडजस्ट करना चाहती है। लेकिन अल्टीमेटली होगा यही कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बहरहाल PMLN की तरफ किसी अलाइनमेंट में चली जाएगी। ओके, ये भी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे क्योंकि रैप अप करना है, आई हैव टू गो टुवर्ड्स ब्रेक। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग एनालिसिस। विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद चलेंगे कराची। एंड वेलकम बैक। मेयर कराची का इंतखाब हो गया और मुर्तज़ा वहाब ने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। कराची को कई साल बाद मेयर मिला है और मुस्बत बात यह है कि मौजूदा मेयर मुर्तज़ा वहाब शायद माजी की तरह इख्तियारात का ना मिलने का रोना नहीं रोएंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर अपने दौर में बार बार इख्तियारात ना मिलने का शिकवा करते रहे और जब तक वो मेयर रहे शहर के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते ही चले गए। कराची का मेयर अब पीपल्स पार्टी का है और तवक्को है कि अब सिंध हुकूमत और मेयर कराची एक पेज पर रहेंगे और शहर के मसाइल का हल करेंगे। कम से कम अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। मुर्तज़ा वहाब तो मेयर कराची बन चुके हैं, लेकिन उनके इंतखाब पर अब तक सवालिया निशान है। मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम उर रहमान ने मेयर कराची के इलेक्शन में 30 अरकान की गैर हाजिरी के मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा किया है। लेट्स वॉच हिम। PPP और ECP ये हम मानी है, इस वक्त इन दोनों का एक गठजोड़ भी है। इन्होंने मिलकर इनके आरोज ने नतीजों को तब्दील किया, तो ये बिल्कुल गठजोड़ है ECP और PPP का। इलेक्शन कमीशन ने कुछ करना ही नहीं था, वो तो पीपल्स पार्टी की A टीम है, इसलिए उन्होंने पूरा मौका फराहम किया पीपल्स पार्टी को। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है SSU, उसके पहरे में इन लोगों को रखा गया। क्या किया गया, क्या जबर था, क्या ताकत थी, क्या दौलत थी, ये तो तहकीकात से पता चलेगा। और मैं मुतालबा करता हूं कोर्ट से भी, हम कोर्ट में भी जाएंगे, मुतालबा करेंगे JIT बनाए और इस JIT में तमाम हसास इदारों को शामिल करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हमने दिखा दिया कि काम काम और सिर्फ काम। वक्त आ गया है कि हम इख्तलाफात भूल कर शहर के मसाइल के हल के लिए एक दूसरे का साथ दें। देखिए जरा, मिलकर काम करना है, ये अब नफरतें छोड़ें। ये मोहब्बत का शहर है, ये शहर इस मुल्क को चलाता है और हम लोगों ने बदकिस्मती के साथ ये पेटी पॉलिटिक्स करके तंग नजरी की वजह से ना इस शहर को चलने नहीं देते। तो खुदारा मैं ये कहता हूँ कि बिला तफरीक काम किया जाए। तो उसमें जो जमात इस्लामी के टाउन है वहां भी काम होगा, उनके साथ काम करेंगे। जो पीपल्स पार्टी के हमारे 13 टाउन है उसके अंदर भी इंशाल्लाह काम करेंगे और जो PTI के टाउन है ना उसमें भी काम करेंगे। तो हमने तो कल से दिखा दिया कि काम काम और इंशाल्लाह सिर्फ काम। हाफिज नईम उर रहमान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू हाफिज साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अब जीत गए हैं तो मोहब्बत प्यार का पैगाम भी है, तो आप वेलकम करें इस पैगाम को। नहीं, कहने में तो ये बात बहुत अच्छी होती है, लेकिन बात ये है ना कि आप अगर जीतते तो हम उससे ज्यादा मोहब्बत देते जितनी आप तवक्को रखते हैं, लेकिन आप जीते नहीं हैं बल्कि आपने कब्जा किया है। सीधी सीधी बात है, आपका ये कब्जा शुरू हुआ हल्का बंदियों से, आपने अपनी मर्जी की हल्का बंदियां की और आपके जो यूसीज थी उसमें 15,000 एवरेज बनता है वोटों का, और जिन यूसीज में जमात इस्लामी जीती उसमें एवरेज बनता है 45,000 का। तो सीधी सीधी बात है कि आपने वोट बहुत कम लिए, आपकी सीटें ज्यादा हुई, लेकिन जो सीटें थी वो भी पूरी नहीं पड़ रही थी, तो आपने हमारी कम से कम 14 सीटें छीन ली। अपने आरोज जो आपके ही तकरीबन जेर असर थे, और इलेक्शन कमीशन तो आपकी A टीम है, तो आपने नतीजे बदल दिए। यानी पूरा इलेक्शन, पूरी मुहिम, पूरी जिद्दोजहद, अवाम का वोट, सबकी कोई हैसियत नहीं है। आपने फॉर्म 11 बड़ी मुश्किल से ले लिया प्रिजाइडिंग अफसर से, RO के पास गए, उसने नंबर बदल दिए।
7,400 والا ہار گیا, 1,200 والا جیت گیا. اس پہ بھی صبر نہیں ہوا, اور جب آخر میں جا کر نمبر پورے کیے تو وہ پھر بھی پورے نہیں پڑ رہے تھے. پھر الائنسز بنے, ان کے ساتھ نون لیگ گئی, جے یو آئی گئی, ہمارے ساتھ پی ٹی آئی آئی, ہمارے نمبر 192, ان کے نمبر 173. اب آپ بتائیے کہ اس میں کوئی الیکشن تھوڑی ہونا تھا اس طرح کا کہ عوام آئیں گے اور پتہ نہیں کس کو ووٹ ڈالیں. یہ تو پارٹیوں کا ڈیسیجن تھا, اور اس ڈیسیجن کے مطابق میئر بننا تھا, تو میئر جماعت اسلامی کا بننا تھا, ظاہر 192 تھے, لیکن آپ نے 31 بندوں کو آنے ہی نہیں دیا. اور آپ تو یہ دعویٰ کئی مہینوں سے کر رہے تھے کہ لوگ نہیں آئیں گے, آپ کو ہو گئی تھی کہ لوگ نہیں آئیں گے, اور آپ جو ہے وہ دھڑلے سے آپ کے وزراء یہ بات کر رہے تھے, اور الیکشن کمیشن اس پہ کام نہیں کر رہا تھا, ویڈیوز آ رہی تھیں. جی, آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کہیں پہرے میں رکھا گیا ہے اور اس کے لیے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنائی جائے. کیا آپ نے جے آئی ٹی کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ حقائق سامنے آ سکتے ہیں؟ حقائق تو بالکل سامنے آ سکتے ہیں اور آنے چاہیے, یہ تو پہلے ہی آ جانے چاہیے تھے. دیکھیں ویڈیوز بنی تھی نا, باقاعدہ کچھ رپورٹرز کو لے جایا گیا, ایک میڈیا گروپ نے تو پیپلز پارٹی کو فیور دینے کے لیے شاید یہ کام کیا تھا یا کیا تھا واللہ علم, انہوں نے تو باقاعدہ اس کا ارینجمنٹ کیا اور لوگوں کی ویڈیوز دکھائی گئیں, لیکن وہ ویڈیوز بھی جو ہے 15-17 لوگوں کی تھی. باقی لوگ کہاں تھے؟ لوگوں سے جن سے رابطہ ہو پا رہا تھا وہی بتا رہے تھے کہ ہم پر پریشر ہے, ہمارے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, 9 مئی کو استعمال کر رہی ہے پیپلز پارٹی. یعنی باقی ملک میں تو جو بھی ہو رہا تھا, کراچی میں کیا ہوا تھا, جتنا ہوا تھا اس کے مطابق سزا دیتے, پکڑتے, لیکن آپ تو چھاپے مارتے رہے منتخب چیئرمینوں کے. پھر اس کے بعد خرید و فروخت ہوئی, ہمیں نہیں معلوم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 31 لوگ اس دن پریزنٹ نہیں تھے, اور اس کی نشاندہی پہلے سے کی گئی, میڈیا میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں, رپورٹرز نے رپورٹ کی ہیں. اور اس کے بعد اگر لوگ نہیں تھے تو یہ کوئی 1-2 لوگوں کا مسئلہ تو نہیں تھا نا. تو الیکشن کمیشن نے اس میئر کے انتخاب کو 6 دن آگے بڑھا تھا, اور ان سے کہتا کہ بھائی بندے پروڈیوس کرو پورے, یہ میئر کا انتخاب ہو رہا ہے, کوئی مذاق ہے؟ ایک نمبر ہے اور اس کے مطابق پورا سینیریو تبدیل ہو جائے گا. لیگل روٹ کیا ہوگا آپ کا جے آئی ٹی کے لیے؟ لیگل روٹ یہ ہے کہ دیکھیں, پہلے ایک کیس تو موجود ہے جو پیپلز پارٹی نے الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد ایک قانون میں ترمیم کی تھی, اس کو کلعدم کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن موجود ہے, 22 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہے, اور اس میں ہمیں انہوں نے اسٹے نہیں دیا تھا رکوانے کے لیے الیکشن, لیکن یہ لکھوا دیا تھا ایڈوکیٹ جنرل سے کہ آپ لکھ کر دیں کہ جب یہ فیصلہ آئے گا اور اگر ترمیم کالعدم ہوئی تو الیکشن میئر کا ریورس ہو جائے گا. اور نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کی درخواست اگر منظور ہو گئی اور فیصلہ ہو گیا تو یہ ریورس ہو جائے گا. یہ سبجیکٹ ٹو دا اپلیکیشن اور یہ کہہ لیں پٹیشن آف حافظ نعیم الرحمان لکھا ہوا اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو 6 یوسیز اور اس کے امپیکٹ کا ایک بہت بڑا کیس ہے وہ آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہے. تیسری بات یہ کہ ہمارا روٹ یہ ہوگا کہ ہم پہلے جائیں گے الیکشن کمیشن میں, اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں, اور اس مرتبہ ظاہر ہے کہ ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں توقعات نہیں ہوتی, لیکن ابھی بھی الیکشن کمیشن کے پاس موقع اپنی ساکھ بحال کرے, اور واضح طور پر جو اس نے فیور پیپلز پارٹی کو دیا ہے, اب ساکھ اپنی بحال کرنے کے لیے اس کو لیگل گراؤنڈ پہ دیکھے, اور پھر اس کے بعد اگر انہوں نے نہیں مانا تو ہم سیدھا سندھ ہائی کورٹ جائیں گے, اور پھر ہمارے پاس سارے روٹس موجود ہیں. ہم اس میں مطالبہ کریں گے کہ ایک تو یہ الیکشن ہوا کیسے. اوکے, بٹ جو تحریک انصاف کے لوگ ووٹنگ میں شامل نہیں ہوئے, ان سے آپ نے رابطہ کیا ہے, وہ کیوں نہیں آئے؟ جی, کچھ لوگ تو بعد میں مبارکباد دیتے بھی نظر آئے ہیں مرتضی وہاب کو. سب مکس چل رہا ہے نا, یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو خریدا گیا ہے, میں اس پر نہیں جاتا. فیصل واڈا صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بک گئے لوگ ہوں گی تو پتہ ہے. ہاں انہوں نے کہا, وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن بہرحال کچھ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان پر دباؤ تھا جس کا اظہار انہوں نے میڈیا پہ بھی کیا ہے اور اپنی ویڈیوز میں بھی کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دونوں کا مکسچر ہو, تو یہ سب چیزیں اسی وقت پتہ چلیں گی جب خوشی سے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ خوشی سے بھی نہیں آئے, جیسے کہ دیکھا بعد میں وہ سیلیبریٹ کرے. لیکن دیکھیں نا, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خوشی سے کوئی کیوں نہیں آئے گا. بات یہ ہے کہ 4 مہم چلانی پڑی تھی اس الیکشن کو, آپ کو پتا ہے نا کہ 4 دفعہ ملتوی ہوا تھا, وہ بھی ہم نے لڑائی کر کے الیکشن کروایا. ایک آدمی جو 4 دفعہ مہم چلا کر عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو, اور پھر وہ الیکشن والے دن جب میئر کا انتخاب اسے کرنا ہو, وہ کیسے اپنی خوشی سے غائب ہو سکتا ہے نا, کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں, کامن سینس کوئی کام کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ مرتضی وہاب بنے میئر اور آپ نہ بنے, تو انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے ہم غائب ہو جائیں. نہیں, اس کا طریقہ یہ تھا نا کہ وہ آتے اور آنے کے بعد اس بات کا یا تو اظہار کرتے کہ ہم ان کو چاہتے ہیں, تو ان کو ڈیفیکشن کلوز لگتی,
کیونکہ دیکھیں جب پارٹی کا ڈیسیشن ہوتا ہے تو یہ سب بات اچھی طرح جانتے ہیں. ان کو سارے نوٹسز سرو کیے گئے تھے, ان کے پارلیمانی گروپ کی طرف سے کیے گئے تھے, ان کے پارٹی چیئرمین نے اس کو باقاعدہ طریقے سے جاری کیا تھا, ان کے تمام لوگوں نے جاری کیا تھا. تو کوئی بچہ نہیں ہے, نہ آنے کا مطلب ڈیفیکشن کلوز لگنا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی سیٹ جا سکتی ہے. ابھی ان کو شوکاز ان کی پارٹی نے دیا ہوا ہے, ان کی پارٹی کا معاملہ ہے. لیکن جو آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اتنی مشکلوں سے عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر اپنی ڈی سیٹ ہو جائے گا, وہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی پارٹی کے فیصلے کے خلاف جائے؟ اور ایسے ضمیر کہاں سے جاگ جاتے ہیں؟ تو یہ تو سارا کا سارا دباؤ ہے, پریشر ہے, پوری حکومتی طاقت ہے, پولیس کا استعمال ہے, جبر ہے. اس کی تحقیقات ہو جائیں گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو ہماری تو سیدھی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پورا عمل ہے, اس پورے عمل میں اگر پیپلز پارٹی کے وزراء سعید غنی صاحب یا مرتضی وہاب صاحب خود یہ اعلانات کر رہے تھے کہ لوگ نہیں آئیں گے, تو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ڈیفیکشن کلاس تو ان پہ بھی لگتی ہے نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی پارٹی کے ڈیسیجن کے بعد کہ وہ نہیں آئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں انوالو ہیں. تو یہ تو پورا جمہوریت پہ ڈاکہ پڑا ہے نا. سعید غنی صاحب نے ایک الزام بھی لگایا آپ پہ, ایک الزام لگایا, ذرا سن لیجئے. حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ الخدمت کے بھی سربراہ ہیں. یہاں کے الخدمت ایک فلاحی ادارہ ہے, چلتا کس پہ؟ زکوٰۃ پہ, خیرات پہ, فطرے پہ. لیکن اگر یہ پیسہ حافظ نعیم الرحمان کو الیکشن جتانے کے لیے خرچ ہو رہا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ الخدمت کو پیسے دے رہے ہیں ان کو یہ سوال ان سے کرنا چاہیے, یہ جواب دیں الخدمت کا پیسہ اس بلدیاتی الیکشن کی مہم پہ کیوں شروع ہوا, خرچ ہوا ہے. یہ الزام لگا آپ پہ حافظ صاحب. دیکھیں سعید غنی صاحب کے پاس تو کوئی جواز تو ہے نہیں. الخدمت کا جو نظام ہے نا, یہ کوئی سندھ حکومت کی طرح کا نظام نہیں ہے کہ غریب سندھیوں کے فلٹ کے پیسے کھا جاؤ, 1 ملین مچھردانیاں کھا جاؤ, ٹینٹ کھا جاؤ, اور ٹینٹ تو کھا جاؤ لیکن ٹینٹ کے جو ڈالر ہیں وہ تمہارے ٹینکروں سے نکلیں. یہ جماعت اسلامی اور الخدمت اس کا پورا علیحدہ علیحدہ آڈٹ ہوتا ہے. الخدمت کی ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے. یہ وہ حساب ہے جس پر بھروسہ کر کے لوگ سندھ حکومت کو پیسے نہیں دیتے, جماعت اسلامی کو دیتے ہیں یا الخدمت کو دیتے ہیں. یہ ہماری کریڈیبلٹی ہے. یہ نعمت اللہ خان اس کے صدر تھے. آج میں کہتا ہوں سب سے کہ آئیں اور چیک کر لیں. لیکن کیا سعید غنی اپنا آڈٹ کروائیں گے کہ وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ وہ اپنے بھائی کا آڈٹ کروائیں گے کہ جو باتیں ان کے حوالے سے مشہور ہیں, منشیات اور ان سب چیزوں کے حوالے سے؟ ہم تو اس میں الزامات کی سیاست میں نہیں جاتے, لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ بتا سکیں گے کہ ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں, ان کی جو لیوش لائف ہے, کیا ان کے والد صاحب اور ان کے اپنے کیا کاروبار ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میں تو اس پہ جاتا نہیں ہوں ذاتی سیاست پہ. تو یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں, یہ اس کا ان کو بھگتنا پڑے گا. دیکھیں سعید غنی صاحب وہ ماسٹر مائنڈ ہے جس نے بلاول کا پورا کیریئر تباہ کر دیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بدنما داغ بلاول کا استقبال کرے گا, جگہ جگہ پیچھا کرے گا, تعاقب کرے گا. اس لیے کہ ان کا تو ٹیک آف کہتے ہی کرچ کرا دیا, کالک مل دیے پوری پیپلز پارٹی کے اوپر انہوں نے, صرف اس میں کہ ہم جیالہ میئر لے آئیں گے. ابے بھائی 3 لاکھ والا کیسے میئر بن جائے گا 9 لاکھ کے مقابلے میں؟ ووٹ تو لیتے پہلے, ووٹ تو حلقہ بندیاں کر کے, جال سازیاں کر کے, اپنی سیٹیں بدل کر تم نے اپنے بیوقوف بنا دیا اپنی پارٹی کو. اور تم وہ لوگ ہو کہ جو ساری مینجمنٹ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد الزام الخدمت پہ لگائیں گے. بھائی الخدمت تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ایک ایک پائی کا حساب ہے, آڈٹ ہوتا ہے, ریناؤنڈ فرمز کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ الزام ہے تو اس کا ہم نوٹس بھیجیں گے, پھر ہم پوچھیں گے. بلکہ میں اسپیکر صوبائی اسمبلی کو بھی بھیجوں گا کہ جہاں پر بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے ادارے میں بیٹھ کر کتنے لاکھوں لوگوں کا ہم آغوش چلا رہے ہیں, ہم لوگوں کو پانی کے پلانٹ دے رہے ہیں, ہم نے کیمپ لگائے, ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں تمہارے وڈیروں کے علاقوں میں. تم کیا کر رہے ہو سندھ میں؟ تم نے کتنے گھر بنائے بتاؤ. ابھی معاملات گنوائے ہیں اور تم ہم پر الزام لگاؤ. جی یہ جو سارے کام آپ نے گنوائے ہیں, آبویسلی الخدمت تو الگ ہے, لیکن جو الیکشن کیمپین ہوئی, جو اشتہارات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھے گئے, بڑی آپ کی زبردست کیمپین ہوئی, ٹی وی چینلز پر بھی ہوئے, یقیناً کروڑوں میں اس کا خرچہ ہوگا, وہ پہ کس نے پے کیا؟ اس کا الیکشن کمیشن, اس کا الخدمت سے کیا تعلق؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں وہ کدھر سے وہ پارٹی فنڈ سے آیا؟ پارٹی فنڈ ہوتا ہے, ہمارے کارکن دیتے ہیں, ان کی طرح تھوڑی ہے ٹھیکیداروں سے پیسے لیتے ہوں. یہ کرپشن کا نظام پتا ہے آپ کو سندھ میں کیا ہے؟ آپ کی کیمپین پر اندازن ہمارے کیمپین پہ اتنا ہی پیسہ لگا جتنا ایک انتخابی مہم پہ لگنا چاہیے. جو سوشل میڈیا کیمپین ہوتی ہے, جو الیکٹرانک میڈیا کیمپین ہوتی ہے, جو آؤٹ ڈور ہوتی ہے, ان کی طرح کا حساب تھوڑی ہے. یہ 3 ارب 70 کروڑ روپے کے اشتہارات جاری ہوئے ہیں نا میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا, یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں, اس کا حساب دو. اس کے نتیجے میں آپ مینجمنٹ کرتے ہو, پھر بھی میڈیا پہ جو ہے وہ آپ رسوا ہو گئے, پھر بھی بالکل اسٹیبلش ہو گیا. الحمدللہ بعض امیر لوگ ہر جگہ موجود ہیں اور آپ کو ایکسپوز کریں گے. وہ یہ میرے پیسے ہیں, میری شہر کے لوگوں کے پیسے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ملک چلتا ہے.
3 अरब 70 करोड़ रुपए के इश्तिहारात सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सिंध हुकूमत ने दिए 5 महीने में। पिछले साल कितने दिए होंगे और अब क्या प्लान कर रहे हैं? लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इश्तिहारात से आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। आपकी परफॉर्मेंस से लोग नफरत करते हैं। आज के इन दिनों में 15 साल से तो हुकूमत है ना इनकी, ये किस चीज का दावा करते हैं हम ये कर देंगे? ये बताओ 15 साल में किया क्या है? बच्चा अगर गटर में गिर जाए तो 1 महीने से ज्यादा हो गया, उसकी लाश नहीं मिली है। नालों में लोग बच्चे गिरते हैं हमारे, बारिशें होती हैं, तो ये सारे जो है ना, जो नाले की सफाई होगी ना, ये सब करप्शन की नजर होती है। आपको लगता है, आप इन हाइंडसाइट अगर पीछे मुड़ के देखें, कि बेहतर होता कि शायद पीपल्स पार्टी से अलायंस कर लेते, मे बी पीटीआई की तरफ जाना ज्यादा ठीक फैसला नहीं था? डू यू थिंक दैट? क्योंकि पीटीआई ऑलरेडी प्रॉब्लम में थी। नहीं, देखें बात सुने, सीधी बात है, इलेक्शन हुआ, हमने इलेक्शन लड़ा, हम जीत गए, हमें सबसे ज्यादा वोट मिले, सीटें भी सबसे ज्यादा थीं। एक तरफ हमारी सीटें हल्काबंदियों को भी हमने कहा चलो हम इस चैलेंज को भी कबूल करते हैं, हो गया इलेक्शन। जब आप एक तरफ मेरी सीटें छीन रहे हैं, आप नतीजे तब्दील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं आप बैठकर आप डिप्टी मेयर बन जाए, आप खैरात में क्यों दे रहे हैं भाई? ये मेरा अपना मैंडेट नहीं है, ये कराची के लोगों ने हमसे उम्मीद लगाई थी तो हमें वोट डाला है ना। हमने तो एक वोट भी धांधली ज्यादा नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो, हमारे पास तो हुकूमत नहीं थी, ये तो सारा आपने किया था। तो फिर आप उसके बाद कब्जा कर लो पहले पूरे घर पे और कहो कि आओ कमरे पे बात कर लेते हैं। अच्छी बात है कि शहर के लिए बेहतर है, आपके घर के लिए बहुत अच्छा है कि आप अगर वो मेयर की पोजीशन आपको ऑफर करते, लेट्स से दे हैड सेड कि आप हमारे मेयर होंगे, आप हमारे कैंडिडेट होंगे, फिर हो सकता था अलायंस। ये जब वो शुरू में आए थे, मैंने उनसे ये अर्ज किया था कि हम अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं और हम कन्फ्रंटेशन की ये सियासत नहीं करना चाहते। आपके लिए भी ये बेहतरीन मौका है कि जमात इस्लामी की पोजीशन ये है कि उसके पास जो नंबर्स हैं, उस नंबर में अगर इधर जाएंगे तब भी और उधर जाएंगे तब भी हमारे नंबर ज्यादा हो जाएंगे, जैसा कि हो गए थे पीटीआई के साथ मिलने में 192 हो गए थे। तो हमने उनसे कहा था कि ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप कंसेंसस कर लें और आप इत्तेफाक कायम कर लें, तो आपका भी बड़ापन सामने आ जाएगा, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें भी मतलब बेहतर हो जाएगा, आपकी साख बेहतर होगी, और जमात इस्लामी भी डिलीवर करने वाली पार्टी है, तो ये अच्छी पोजीशन हो जाएगी। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और कोई बात नहीं, अगर वो वाकई मेजॉरिटी में होते तो सारे इख्तलाफात के बावजूद हम उनको तस्लीम करते। लेकिन जब आप हमारे मैंडेट पर डाका डालेंगे, जब हम हमारी जीती हुई सीटों को हरवा देंगे और फिर आप बात करेंगे, तो फिर हम आपसे मेयर पे भी क्या बात करें और डिप्टी मेयर पे भी क्या बात करें? तो हमारी बात में आप बताएं अगर कोई वजन नहीं। अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन तो ये मान लेता कि यार चलो डिप्टी मेयर पकड़ लो, फंड पकड़ लो, 2-2 साल की बात कर लो। लेकिन हमने ये जितनी भी स्ट्रगल की है फरिया, ये तो इन सारे हालात में की है ना। हमारे पास तो सिर्फ एक सूबाई असेंबली की सीट थी ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह 130 नंबर है बल्दियाती काउंसिल में जमात इस्लामी के, और अल्हम्दुलिल्लाह 130 में से 130 आए उस दिन। तो हमने तो ग्रो किया है, तो हमने ग्रो दो नंबरी पे नहीं किया। कोई रिग्रेट नहीं है पीटीआई के साथ आज भी जमाने में, मतलब यू हैव नो रिग्रेट्स? नहीं, कुछ नहीं। जाहिर है आपके पास, देखिए आपके पास अव्वल तो ये है कि दो पार्टियां अगर आपस में मिलती हैं तो इसमें दुख किसको होना चाहिए? दो पार्टियां जो पाकिस्तान के कानून और आइन के तहत मौजूद हैं और उनके चेयरमैन पाकिस्तान के आइन कानून के तहत ओथ ले रहे हैं, तो हम उनसे मिल जाएं तो इसमें क्या परेशानी है? हम तो चाहते ये थे कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों कंसेंसस करते, सब एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करते और ये कन्फेडरेशन की सियासत नहीं होती। लेकिन जब आप छीन लोगे तो हम कबूल नहीं करेंगे, कब्जे को नहीं मानेंगे, डाके को डाका कहेंगे, चोरी को चोरी कहेंगे और कब्जा माफिया को कब्जा माफिया कहेंगे। इस शहर में जो 15 साल से हो रहा है उसको एक्सपोज करेंगे। पूछेंगे पानी का मसला है तो क्यों है, टैंकर में बिलावल क्या क्यों पानी आता है, नलके में क्यों नहीं आता? हम पूछेंगे बिलावल साहब से। आप हैं 15 साल से यहां पर, आपका निजाम तो चल रहा है, जमीनों पर कब्जे तो चल रहे हैं, डोम की नेटवर्क चल रहा है, आरआई नेटवर्क चल रहा है, जमीनों पर जो है वो डेवलपर्स के कब्जा करके करोड़ों रुपए बिलावल हाउस में डील होती है, ये सब चल रहा है। पानी नहीं आ रहा, शहरियों को पानी नहीं मिल रहा, सीवरेज का निजाम नहीं है। तो 15 साल से आप हैं, अब क्या भाड़ झोंक लेंगे आप? राइट। हाफिज नईमुर रहमान साहब, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। यकीनन कराची के मेयर का इलेक्शन, उसके अंदर सवालिया निशान मौजूद है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुर्तज़ा वहाब रोजाना अपने ट्विटर अकाउंट पे बता रहे हैं कि वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। प्रेशर उन पर भी है और प्रेशर ऑब्वियसली जमात इस्लामी पर भी है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।